नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर के बारे में आप करीब 1 साल से सुन ही रहे हैं कि वहाँ एक समुदाय की लड़ाई चल रही है, वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अभी जब वहाँ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का लगा हुआ लोगो एक मिलता है, एक डिवाइस मिलता है जिसपे स्टारलिंक का लोगो लगा होता है, जो कि इंडिया में बैन है, तब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी प्रणय उपाध्याय। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मणिपुर में स्टारलिंक मिलने से क्या देश को खतरा है, या फिर स्टारलिंक है क्या, ये क्या तकनीक है, कैसे काम करता है और मणिपुर में इस समय कैसे हालात हैं। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं मणिपुर से। मणिपुर में फिलहाल कैसे हालात और स्टारलिंक डिवाइस जो मिला है उससे क्या जो मणिपुर में हाल चल रहे हैं वो हालात और बिगड़ सकते हैं? क्या स्टारलिंक से देश को भी खतरा है? क्यों बैन है ये? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए मृत्युंजय आपने, और मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। जवाब शुरू करते हैं इस तस्वीर के साथ, क्योंकि ये तस्वीर मणिपुर की तस्वीर है। और मणिपुर में, जैसा आपने कहा, बीते 1-1.5 साल से जिस तरीके से हालात मणिपुर के अंदर हैं, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कह सकते हैं, जनजातीय संघर्ष है वहाँ पर मैतियों कुकियों के बीच में। साथ ही वहाँ पर वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं, टकराव की फॉल्ट लाइन्स, वो काफ़ी समय से वहाँ पर रही हैं, चूँकि वो जनजातीय जो आबादी है उनके बीच में आपस में हितों का जो टकराव था। लेकिन जो कुछ हुआ खासतौर पर रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर, उसके बाद से वो आंच और आग जो है वो लगातार सुलग रही है। और ये जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है वो कई बार देखने को मिलता रहा है मणिपुर में, और रह रहकर ये मुद्दा राजनीति का भी केंद्र बनता है। लेकिन स्टारलिंक जो है वो क्या लिंक स्टैब्लिश करता है मणिपुर के इस कॉन्फ्लिक्ट से, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और वो क्यों महत्वपूर्ण है, जैसा सवाल आपने किया। लेकिन उसके पहले जरा मणिपुर का नक्शा समझिए, मणिपुर है कहां और मणिपुर का ये नक्शा इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या बताता है। तो देखिए, मणिपुर के नक्शे को अगर आप देखें तो मणिपुर के साथ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व के इलाके के अंदर है, और मणिपुर के आसपास इसका रंग जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। और तो मणिपुर का जो क्षेत्र है भारत के पूर्वोत्तर में है, लेकिन मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं म्यांमार से, और म्यांमार से लगती हुई सीमा में यहीं पर भारत का और जो म्यांमार की सीमा है, मोरे का जो बॉर्डर है वो मणिपुर में ही है। और इसमें चूंकि जनजातीय क्षेत्र, जैसे मैंने आपसे कहा, इसके अंदर भारत और म्यांमार के बीच में एक पुराना प्रोटोकॉल है, एक पुराना समझौता है, जिसके तहत इस इलाके के अंदर एक क्षेत्र तक और साथ ही भारत के क्षेत्र में एक निर्धारित जो दायरा है उसके अंदर आप बिना वीजा के आ जा सकते हैं। कोई परमिट जो है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। और खासतौर पर ये उन लोगों की सुविधा के लिए था जो जनजातीय तौर पर वहां के रहने वाले हैं और उनके परिवार सरहद के इधर और उधर बंटे हुए हैं, आसपास में है वो। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे लोग जिनके परिवार उस तरफ रहते हैं, इस तरफ रहते हैं, और मोरे बॉर्डर पर भी अगर आप जाएं तो बॉर्डर पर आप ऐसे आसानी से क्रॉस कर पाते हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी उस तरीके से पासपोर्ट के, केवल आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। एग्जांपल दिया जाए जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर मान लेते हैं, उत्तराखंड साइड से, हाँ, किसी भी साइड से आप बिहार बॉर्डर पे भी, बिहार की तरफ भी मान लेंगे, अगर बिहार जो नेपाल के साथ लगा हुआ पोरस और ओपन बॉर्डर है। भारत और म्यांमार के बीच में करीब करीब 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। छोटी बॉर्डर नहीं है, बड़ी बॉर्डर है। 1600 किलोमीटर की भारत और नेपाल म्यांमार के बीच की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के इलाके के लिए इसलिए ये एक परिप्रेक्ष्य है। और क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लंबे समय से म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल जो भारत के खिलाफ काम करने वाले जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो करते आए हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत की कई बार चिंताएं हो रही। इस कारण से कई बार भारत और म्यांमार ने मिलकर इस इलाके के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए। अब इस टोपोग्राफी का स्टारलिंक से क्या लिंक है? स्टारलिंक से लिंक ये समझना जरूरी है कि भारत के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बैन है जी। और कोई भी सैटेलाइट फोन, यानी आप जो रेगुलर टेलीकॉम सिस्टम है, उस टेलीकॉम सिस्टम यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, निर्धारित जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो उनको बाईपास करते हुए अगर आप कोई एक सेपरेट टेलीकम्युनिकेशन लिंक बनाना चाहते हैं, यानी आपका उद्देश्य यह है कि आप ऐसा कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं जो सरकार या किसी एजेंसी की पकड़ में न आए, जो रिकॉर्ड में दर्ज भी ना हो, तो जाहिर तौर पर सरकार ऐसी किसी चीज की इजाजत क्यों देगी? बिल्कुल। तो इसीलिए
सैटेलाइट फोन जो है वो भारत में बैन है। आपको याद होगा 2008 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब उस दौरान भी जो थोराया के सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद जब जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो सैटेलाइट फोन जो हैं वो उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन चलता है। तो भारत के अंदर चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, यानी जहां पर नक्सलवादी हैं, वहां पर भी जब दबिश दी जाती है या कई बार रिकवरी हुई तो थोराया का सैटेलाइट फोन मिला। इसलिए भारत के अंदर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बैन है, सैटेलाइट फोन का को बेचना जो है वो बैन है, और सैटेलाइट फोन जो है अगर आपके पास से पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान है। अब जो मिला है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस तरीके से मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं, सेना, मणिपुर की पुलिस, इसका एक राजनीतिक पहलू अलग है, राजनीति पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कम हो, वहां शांति बनी रहे, और शांति बनने के साथ साथ कोई ऐसी चीज ना हो जो कि जो देश के लिए व्यापक तौर पर एक खतरा बन सकती है। जैसे सैटेलाइट फोन यदि आता है तो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल उग्रवादी संगठन कर सकते हैं, इसके साथ साथ देश विरोधी ताकतें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और वो ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस है जो कि सरकार और एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। तो जाहिर तौर पर ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं दी जाती, और यही कुछ हुआ जब कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के अंदर ये पकड़ा गया। और ये जो है, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का डिवाइस है जिसके अंदर ये इसका ट्रांसपॉन्डर है, रिसीवर है, और उसके साथ इस तरीके का डिवाइस है, और साथ ही उस तरीके से हथियार भी मिले हैं, यानी ग्रेनेड्स भी मिले हैं। यहाँ पर जो है पिक्चर बड़ा था, मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है। ये रिवॉल्वर्स हैं, इसके साथ साथ उनकी मैगजीन्स हैं, और साथ ही यहाँ पर असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई। अब ये जो डिवाइस है, मैंने पर्सनली डिवाइस देखा है कि ये डिवाइस इतना बड़ा एक डिवाइस होता है ना, व्हाइट कलर का, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई प्लाईवुड की शीट रखी हुई है या कोई एक प्लास्टिक शीट, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है ना, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह आपको लगेगा। मतलब अगर आप ये ना जानते हो कि ये स्टारलिंक है तो आप समझेंगे कि किसी किस्म का एक व्हाइट बोर्ड है और आप उस पर शायद लिख सकें। तो उस तरीके का इसका सरफेस होता है, लेकिन ये लिखने नहीं बल्कि कुछ और चीज लिखने के काम आता है। लेकिन उस तस्वीर का इस तस्वीर से भी एक लिंक है। ये तस्वीर का लिंक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, और ये बेसिकली आपको उन इलाकों के अंदर सीधे कम्युनिकेशन मुहैया कराती है जहां पर आमतौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन है, या जैसे अगर कहा जाए कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम जब डाउन हो जाता है तो आप सीधे सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आप जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी यहां से भेजते हैं सीधे सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से फिर सीधे आप डाउनलिंक करते हैं। यानी यदि आप सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां से बैठकर किसी भी व्यक्ति को फोन लगा सकते हैं जिसके पास सैटेलाइट फोन है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है डायरेक्टली। अभी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, मतलब यानी बीच में कोई बैरियर नहीं रहता। बिल्कुल, जैसे हम टीवी के सिग्नल होते हैं, या जिस तरीके से हम कुछ सैटेलाइट सिग्नल्स आते हैं, बिल्कुल, तो यहां से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बाद डाउनलिंक किया जाता है, यानी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की प्रोसेस होती है। लगभग ऐसा ही होता है अगर एक व्यक्ति जो है वो यहां से फोन कॉल लगा रहा है और वो दो लोगों को फोन पर जोड़ना चाहता है जिनके पास सैटेलाइट फोन है, तो ये एक कॉन कॉल बनता है जो कॉन कॉल सीधे सैटेलाइट से लिंक्ड है। यानी ये अगर सैटेलाइट, डेडिकेटेड सैटेलाइट इसके लिए काम कर रहा है, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स इनको कहा जाता है, और स्टारलिंक के पास में, एलन मस्क के पास में अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट्स का पूरा नेटवर्क है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। और यूक्रेन के अंदर, चूंकि रशिया जो है वो अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर यूक्रेन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको टारगेट कर चुका है, उन इलाकों में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन कहे जाते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए स्टारलिंक ने यूक्रेन को अपने जो स्टारलिंक के डिवाइसेस हैं वो मुहैया कराए। साथ ही भी कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई थी कि सूडान के अंदर भी स्टारलिंक का इस्तेमाल हुआ, बाद में एलन मस्क की तरफ से बयान दिया गया कि स्टारलिंक का इस्तेमाल जो है अब हम सूडान के अंदर बंद कर रहे हैं। ऐसा ही बयान अभी एक बार फिर आया जब ये सैटेलाइट फोन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आप पूछ रहे थे, ये सैटेलाइट फोन मिलने के बाद जब सवाल उठे तो मीडिया में, तो एलन मस्क की और उनकी कंपनी की तरफ से बयान आया कि सैटेलाइट फोन, खासतौर पर जो उनका स्टारलिंक है, उसकी बीम्स इंडिया में ब्लॉक्ड हैं, इंडिया के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और स्टारलिंक जो है वो भारत में अपनी सेवाएं नहीं देता है। फिर ये सवाल खड़ा होता है आया कहां से, कि ये आया कहां से, और साथ ही ये किसके लिए आया जी, ये सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। और ये सवाल जो है, ये सवाल यहां आपको इसका जवाब जो है वो आपको यहां पे सरहद पे भी मिलेगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं, साथ ही
म्यांमार के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। म्यांमार के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति है, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्स जो है वो इस इलाके के अंदर है। इसके अलावा अराकान आर्मी जो है वो खास तौर पर ये जो इलाका है, जो कि लगता है ये सितवे पोर्ट के पास का जो इलाका है, हाँ अभी कुछ दिनों पहले ही वो घटना हुई थी, अमर उजाला ने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से अराकान आर्मी जो है उसने म्यांमार और बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है ये इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये अराकान आर्मी का है। तो म्यांमार के अंदर बहुत सारे विद्रोही गुट हैं। साथ ही आपने सुना होगा कुछ समय से म्यांमार और खासतौर पर जो पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर बहुत सारे साइबर फ्रॉड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गुट हैं वो काम कर रहे हैं, और वो खासतौर पर इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कहां से ठगी के रैकेट्स चलते हैं, तो थाईलैंड का इलाका, कंबोडिया का इलाका और साथ ही म्यांमार का इलाका, इन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे दुनिया के कई देश परेशान हैं। ये लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? संभवतया वो स्टारलिंक जैसे किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके के सैटेलाइट डिवाइसेस का, जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल, रिकॉर्ड ना रहे कोई, जिनका कोई रिकॉर्ड न रहे। इसीलिए ये जो ठगी के कॉल आते हैं, कई बार आप कॉल बैक करते हैं तो वो मिलता नहीं, क्योंकि ये कॉल किसी जगह से रूट हो रहा है। वो रूट आपको अपने फोन के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक नॉर्मल फोन कॉल है, लेकिन ये डायरेक्ट कहीं से फोन आ रहा है, और वो इस तरीके से जो VoIPs होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से, लेकिन ये डिवाइसेस बेसिकली आपको एक जिसे कहा जाता है ये कम्युनिकेशन की बाईपास सर्जरी है। हाँ। यानी ये आपको बाईपास का एक रास्ता देता है। अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो गया है तो आप इस बाईपास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाईपास जो मजे की बात ये, इस बाईपास का कोई रूट ही नहीं है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसका रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड जो है वो मिलेगा आपको स्टारलिंक के पास, स्टारलिंक के पास मिलेगा, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप ऑफिशियली इसका यूज कर रहे हैं तब ना, हाँ आप अगर ऑफिशियली यूज कर रहे हैं, देखिए किसी ने तो बाय किया ही होगा इसको, हाँ। वो बाय किया होगा, वो लाया कैसे गया। जो सवाल आपने पूछा वो सबसे बड़ा सवाल है, वही सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये भारत में आया कहां से, किसने इसको इंपोर्ट किया, क्योंकि ये तो अमेरिका में है, भारत में उस तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो फिर ये किसके नाम पर आया। साथ ही आप देखिए कि यहां पर ये RPF PLA लिखा हुआ है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चीन की PLA नहीं है, बल्कि एक विद्रोही, एक उग्रवादी संगठन है जो कि मणिपुर के इलाके में, पूर्वोत्तर के इलाके के अंदर सक्रिय है, और इस पर उसका नाम लिखा हुआ है। यानी PLA के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस गुट को किसने मुहैया कराया, कैसे मुहैया कराया, ये बड़ा सवाल है। साथ ही ये जो PLA का गुट है, ये गुट म्यांमार के अंदर भी अपनी जड़ें रखता है। म्यांमार के अंदर भी उसकी जो सेंध या कह सकते हैं कि उसकी पैठ है, और खासतौर पर इस इलाके के अंदर, हम मणिपुर से लगते हुए इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये नागालैंड है, मणिपुर है ना, और इस मिजोरम का जो इलाका है, यहाँ पर इनके जो गुट हैं ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भारत के अंदर किसी घटना को अंजाम दिया जाए, और चूंकि पोरस बॉर्डर है इसलिए इस बॉर्डर से भाग के ये कोशिश करते हैं कि ये म्यांमार के इलाके के अंदर शरण ले लें। और म्यांमार की फौज बहुत पूरे देश को इस समय सिक्योर नहीं करती है, बल्कि केवल कुछ सीमित इलाकों के अंदर है, जिसे तात्मादाव कहा जाता है या जो मिलिट्री उंटा कहा जा रहा है। म्यांमार के अंदर एक फौजी सरकार है, लेकिन वो फौजी सरकार भी जो है वो नेपिदो या उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित है। उसका जो पूरा प्रभाव है वो पूरे म्यांमार पे नहीं है, और यही वजह है कि ये जो अलग अलग गुट हैं, अलग अलग जो सिविल वॉर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके अंदर उलझे हुए हैं, और इसीलिए इस इलाके का इस्तेमाल ये विद्रोही संगठन भी करते हैं। एक सवाल और उठता है जी, आपने बांग्लादेश बॉर्डर दिखाया जी, म्यांमार बॉर्डर दिखाया, जो भारत के करीबी बॉर्डर से, भारत के करीबी देश है, यहां भी ये बैन है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन देशों में भी ये बैन है, तो डायरेक्ट अमेरिका से आया कैसे? देखिए, अब स्मगलिंग का जो रूट होता है, स्मगलिंग के बहुत सारे रूट हैं, और अगर आप देखें समुद्री रास्ता ये वाला, बिल्कुल समुद्री रास्ता भी है जहां से पहुंच सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले आप देखिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हाँ जी, ये तस्वीर है, और इस तस्वीर के साथ भी इसका भी एक सैटेलाइट फोन कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को समझते हैं। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी कोकीन या नारकोटिक्स ड्रग्स की सीजर की तस्वीर है, जिसे भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान सागर के पास में पकड़ा था। और ये जो है ये करीब करीब 6000 किलो जो है कोकीन और ड्रग्स है, यानी 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ का तकरीबन। और ये तो अभी केवल अनुमानित है कि ये जो है इसका सीजर किया गया, इसे पकड़ा गया। अब भारत में
ये कहां से आ रही थी, या भारत में कैसे अंदर घुसाने की कोशिश हो रही थी, या ये किसी और जगह जा रही थी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इसके साथ 6 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत छोटी सी बोट थी जिसके अंदर से पकड़ा गया, और करीब करीब 3 दिन 4 दिन का ये पूरा ऑपरेशन था, जिसके अंदर भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस पूरे इलाके के अंदर, ये करीब 24 नवंबर को शुरू हुआ था ऑपरेशन, और उस 24 नवंबर के ऑपरेशन के बाद में भारतीय कोस्ट गार्ड ने जो है बाकायदा ट्रैक किया, क्योंकि एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो था भारतीय कोस्ट गार्ड का था, वो अपनी रूटीन पेट्रोल के ऊपर था, और उसने देखा कि एक नौका है जिसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर रखा है, यानी वो छुपने की कोशिश कर रही है। जब समुद्र में भी इस तरीके से ट्रांसपॉन्डर्स या जिसे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आपको अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ बताना पड़ता है कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। जैसे आसमान में होता है ना, एटीसी चेक करता है कौन सा जहाज है, कहां जा रहा है, आप अपना आइडेंटिफिकेशन बताएं। उसी तरीके से समंदर में होता है, और समंदर में भी ये नौका छुप कर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद यहां पर कोस्ट गार्ड के कमांडोज भेजे गए, ये ICGS अरुणा असफ अली है, और इससे भेज के इन लोगों को पकड़ा गया, और इसमें भी मृत्युंजय एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। तो ये भी एक रास्ता है जिस रास्ते से भारत के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज, आप और कुछ पूछें उसके पहले मैं छोटी सी चीज आपको बता दूं कि ये जो एक ट्रायंगल है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस ट्रायंगल के साथ साथ ये जो एक इलाका है जिसके अंदर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये जो इलाका है, लाओस, और ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका कंजम्पशन के लिहाज से भारत की जो स्थिति है ज्योग्राफिकली, भारत की स्थिति इन 2 इलाकों के बीच में है। इन दोनों ही इलाकों के अंदर जो नार्कोटिक्स है, खासतौर पर ओपीएम जो है, जिसे हम अफीम कहते हैं, ओपीएम का प्रोडक्शन तालिबान, ईरान, पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर तो होता ही है, इसके अलावा इस इलाके में भी होता है, और इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड के लिए कई बार भारत को रास्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत की और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन से पैकेट में गिराए जाते हैं, वो बेसिकली एक तरीके से कंसाइनमेंट यहां से रूट करके भेजने की कोशिश होती है। कंजम्पशन का एरिया इधर ज्यादा है, साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर भी प्रोडक्शन होता है। और हम जो बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, यानी हम जिस टकराव की बात कर रहे हैं, मणिपुर के इस टकराव की बात, इसके अंदर भी एक ओपीएम एंगल है मृत्युंजय, क्योंकि पहाड़ी उन इलाकों के अंदर ओपीएम का प्रोडक्शन बढ़ा है। और अगर आप मणिपुर के अंदर अफीम के उत्पादन का आंकड़ा देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर वो अफीम का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मतलब ये कहा जाए कि जो अफीम आती है, जो भी मादक पदार्थ जो बैन है, वो आते हैं तो इन देशों से इधर जाते हैं, बीच में रास्ता जो है वो भारत है, बीच में पकड़ जाता है। बिल्कुल, तब ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ भारत के लिए आया था, मतलब वो भारत को सिर्फ एक रास्ता बना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम चल रहा है। बिल्कुल, आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, बिल्कुल जैसे चौराहे पे अगर आपका घर हो तो सबसे ज्यादा धूल आपके घर में आएगी। बिल्कुल, आपके घर में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि सड़क पर आवाजाही बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से तो भारत ने क्या किया, भारत ने अपनी बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जो निगरानी है वो चाक चौबंद की है। ठीक है, तो अब लैंड बॉर्डर से जब वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके की जो छोटी बोट्स हैं, खासतौर पर जो बोट पकड़ी गई वो इधर अंडमान सागर के अंदर पकड़ी गई। जाहिर तौर पर वो इस किसी इलाके से यहां से आके, और हो सकता है इस इलाके में जा रहे हों या इस इलाके के अंदर जा रहे हों, यहां से कहीं जाने की कोशिश की जा रही हो। ये अफीम का 6000 किलो का जो कंसाइनमेंट था, ये किसके लिए था, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जमीन के ऊपर जब वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जमीन के रास्ते जब वो ये ड्रग्स और नार्कोटिक्स नहीं पहुंचा पाते हैं उस मात्रा में जिसमें पहुंचाना है, तो फिर ये समंदर के रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। और इस समंदर के रास्ते में कम्युनिकेशन का जो लिंक होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सैटेलाइट फोन क्या करता है, आप देखिए, अगर आप नौका में हैं तो भी आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये स्टारलिंक भी कहता है कि अगर आप किसी नाव में है, यानी समंदर में है, जहां पर आपको उस तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो भी आप स्टारलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन थोराया के जो सैटेलाइट फोन हैं या जो दूसरे डिवाइसेस हैं, जो इस तरीके से बैंड डिवाइसेस हैं, उन बैंड डिवाइसेस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं जो कि कानून से बचने की कोशिश करते हैं, जो अपने कम्युनिकेशन को जो है किसी गवर्नमेंट या किसी एजेंसी, किसी सरकार की जद में नहीं आने देना चाहते हैं, वो इस तरीके के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने 2008 का भी जिक्र किया था जी, उसमें भी ये यूज किए गए थे। बिल्कुल, सब यार अभी भी सर वही है, वही अटल प्रश्न है कि ये जो आते हैं, आते कहाँ से हैं, और मतलब जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है, आप अपने अनुभव के आधार पर 2008 में आपने कवरेज की थी, अनुभव के आधार से कौन लोग होते हैं जो इसे यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये कुछ सस्ता तो होता नहीं होगा,
बिल्कुल महंगा भी होता होगा, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। तो इसे जो परचेज करते हैं लोग, वो किस तरह के, क्या कुछ अभी तक ऐसा खुलासा हुआ है? देखिए, अगर आप देखें कि सैटेलाइट फोन्स कहाँ से आ रहे हैं, अगर हम केस स्टडी लेते हैं 26/11 के आतंकी हमले की, कि 26/11 के आतंकी हमले में क्या हुआ। तो 26/11 के आतंकी हमले में इधर कराची से बोट के अंदर ये तमाम लोग चले, ठीक है, ये बोट के अंदर यहां से चलते हैं, है ना, और टारगेट है मुंबई, ठीक है। अब इस मुंबई तक चलने के अंदर ये जो बोट आती है, इस बोट को यहां से कम्युनिकेशन में रहना है जब तक कि वो इस पोर्ट पे नहीं पहुंच जाती, जब तक उनको वहां पर लोकल सपोर्ट या लोकल मोबाइल फोन नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो कम्युनिकेशन में कि वो टारगेट वो जगह पर पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां पर कौन है? यहां पर सरकार है, सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की ISI है, वो एक एजेंसी है जिसके लिए ऐसी कोई भी चीज प्रोक्योर करना आसान है। कई बार इस तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं अपने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, कि कई बार ऐसी जगह, ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर आप कनेक्टिविटी नहीं दे सकते हैं अपने देश के अंदर, चूंकि आपका टावर कवरेज नहीं है, या ऐसी स्थिति है, मान लीजिए कि इस ऐसा नहीं कि इस तकनीक का गलत ही इस्तेमाल है, मिसयूज रोकने के लिए भी कर सकते हैं इसका मिसयूज रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कई बार ऐसी आपातकाल की स्थिति होती है कि सुनामी आया है, आपका पूरा जो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया है, और ऐसे में आपको तत्काल राहत और आपदा या बचाव के काम के लिए, आपदा बचाव के काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस दौरान ये आपको एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क मुहैया कराते हैं, और कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज उसका इस्तेमाल करती हैं। और लेकिन अब अगर गवर्नमेंट, यानी अगर बाढ़ ही खेत खाने लग जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी जो रोग एजेंसीज हैं या रोग गवर्नमेंट के एलिमेंट्स हैं, वो आतंकियों के हाथ में अगर इस तरीके की तकनीक देते हैं तो फिर वही होता है जो 26/11 जैसे आतंकी हमले में हुआ, या जो हमने देखा कि किस तरीके से दूसरे देश के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए, वहां आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ाने के लिए इन तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर, मणिपुर को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।